नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। और शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। कहा कि शिवाजी हमारे आराध्य हैं, हम माफी मांगते हैं। दैनिक जागरण के साथ साथ तमाम अखबारों ने इसे हेडलाइन दी है। दरअसल सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता से माफी मांगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवाजी हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, शिवाजी हमारे आराध्य देव है। सिंधु दुर्ग में जो हुआ उसके लिए मैं सिर झुका करके आप सभी से माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ की लागत वाली वाधवन बंदरगाह परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने जगह दी है। और देखिए, आपको याद भी होगा कि जब ये पूरा प्रतिमा गिराने का काम सिंध दुर्ग में हुआ था, तब ये सुर्खियां बन गया था कि आखिरकार राज्य सरकार का क्या रोल है इसमें, कि किस तरीके से शिवाजी की प्रतिमा को गिरा दिया गया। क्या उनका कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जोर नहीं चलता जो आंदोलनकारी हैं उन पर। और इसी को लेकर कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कल सभी के सामने माफी मांगी। सिंध दुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। शिवाजी हमारे आराध्य हैं, हम उनके चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगते हैं। तो फिलहाल देखिए, शिवाजी की मूर्ति तैयार करने वाला सलाहकार भी जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सिंध दुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तैयार करने वाले सलाहकार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि साकरण को अपशब्द कहने के लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इस बाबत माफी मांग चुके हैं। तो फिलहाल जो कल का दिन था महाराष्ट्र के लिए, वो बड़ा खास दिन था। खास इसलिए था क्योंकि 76,220 करोड़ की लागत वाला ढाढमण पोर्ट परियोजना है, उसका शिलान्यास किया जाना है। इससे क्या होगा कि लगभग अपने ही राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात थी। रोजगार के अवसर मिलेंगे अन्य लोगों को। मत्स्य को लेकर, यानी कि मत्स्य पालन को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसके दिशा में एक सार्थक काम किया जाएगा सरकार के द्वारा। बिल्कुल। देखिए, और शिवाजी महाराज की जब मूर्ति गिरी थी तो हमने वो वक्त देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत चरम पर थी। उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान भी एक सामने आया था कि इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र में हो जाती है, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंची है, हमारे मन को आहत हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे मामले को लेकर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन ले लिया गया। और जब आज महाराष्ट्र में बीते दिन जब महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बड़ी सौगात देने के लिए, हालांकि महाराष्ट्र में पहुंचे थे, लेकिन वहां की जनता को संबोधित करते हुए सबसे पहले अपने संबोधन की जो शुरुआत है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी के साथ की। और यही एक उनकी अलग अदा है जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज पूरी जनता के लिए लोकप्रिय बने हुए हैं। देखिए, इस खबर को आप ऐसे भी समझिए, एक तरफ माफी मांगी, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बहुत शानदार जो परिणाम जिसकी उम्मीद बीजेपी एनडीए लगाकर बैठी थी वो नहीं मिला। दूसरी बात ये भी कही गई थी कि जो आंदोलन इस वक्त राज्य में चल रहे थे, उन आंदोलनों को लेकर जो आंदोलनकारी है उनको संतुष्ट यहाँ पे सरकार नहीं कर पा रही थी, इसको लेकर सवाल किया गया। तीसरी बात ये भी कि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो कहा यह जा रहा है कि तमाम जो योजनाएं दी जा रही हैं, ये लोक लुभावन योजनाएं जो हैं वो सरकार दे रही है महाराष्ट्र को। इस बाबत की विधानसभा चुनाव में वापस से कमर कस तो चुकी ही है और वर्चस्व को एक बार फिर से कायम करना चाहती है। फिलहाल ये देखना होगा कि जो माफी मांग गई है उसका नतीजा क्या आगे निकलेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एससीओ के समिट से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया। कहा, पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो पाकिस्तान आगामी 15-16 अक्टूबर को एससीओ सम्मेलन करने जा रहा है। इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने का न्योता भेजा है। तो न्योते के तहत आपको बता दें, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी थी। एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने का भी युग समाप्त हो चुका है। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंचे थे, उस वक्त ये बयान जो है वो एस जयशंकर की तरफ से दिया गया था। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को बांग्लादेश के साथ आपसी हितों का आधार तलाशना होगा। उससे हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव वाले, स्वाभाविक हैं कि हम मौजूदा सरकार के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे, पर हमें
ये भी मानना होगा कि राजनीतिक परिवर्तन हो या फिर कोई भी तरीके का परिवर्तन हो, उन सब से हमें पहले से ही वाकिफ होना पड़ेगा। हमें पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। स्पष्ट रूप से हमें हितों की ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर जो लोग हैं या फिर हमारे जो यहाँ पर लोग हैं उनको किसी भी तरीके से कोई भी आहत ना हो। ये तो रही बात बांग्लादेश की, जो एस जयशंकर ने बयान दिया है बांग्लादेश को लेकर के। लेकिन अगर पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान को लेकर के भी बयान दिया है और सीधा कह दिया गया है कि अब बातचीत का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को एक समारोह में पाकिस्तान संग संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, तो मुद्दा ये जो भी है, हम पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते पर विचार कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम निष्क्रिय नहीं हैं और हम जो भी घटनाएं हो रही है उन्हें सकारात्मक या फिर नकारात्मक दिशा से लेते हैं। उसी की तरह से हमारी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जाती है। जो भी घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सब विचार करने के बाद फिर हमारी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया दी जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये दो टूक शब्द कह दिए गए हैं पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कि जैसा आप करेंगे, जैसा आप बोएंगे, वैसा आप काटेंगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब यूँ कह सकते राजनाथ सिंह से भी तमाम बातें पूछी गई थी, तब उन्होंने यही कहा था कि हमारे पड़ोसी जो हैं, हम जैसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यदि उनको आतंकवाद से खतरा लग रहा है, आप हमारी मदद चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये करेंगे कि आप हमारे देश में आतंकवाद को फैलाएंगे और हम चुप रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो ये अब नहीं चलेगा। तो कम से कम भारत जो है वह तमाम देशों में अपनी एक अलग छवि बना ही रहा है और इसके नाते पाकिस्तान को साफ शब्दों में, लहजे में समझाइश भी दे रहा है भारत। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि पाकिस्तान को तो दो टूक हिदायत दे ही दी है कि अब वहां पर बातचीत करने का युग बचा नहीं है। साथ ही आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया। लेकिन ना केवल पाकिस्तान को बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश है उन सभी देशों को हिदायत यहाँ पर दी गई है। देखिए, चीन को लेकर के मैं यहाँ पर बातचीत करना चाहूँगी। चीन को लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में अगर गौर से देखा जाए तो हर देश को उसके पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर सामने आएगी। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी उसके पड़ोसी देश के साथ दिक्कत ना हो। चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वो हमारे पड़ोसी होने के नाते हैं, साथ ही प्रमुख शक्ति भी है, इसलिए वो दोहरी पहेली है। यहाँ पर चीन को लेकर के तो जब कल एस जयशंकर पहुंचे हुए थे एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में, तो उस दौरान उन्होंने अपने आसपास के यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है सभी का जिक्र किया और हर एक देश को सख्त शब्दों में हिदायत कल वो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से देते हुए सीधे तौर पर नजर आए। पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर मालदीव हो, तो हर तरह को लेकर दोहरी चुनौती की बात कही कि देखिए, एक तो वो हमारा पड़ोसी है, दूसरी बात यह है कि वह शक्ति संपन्न है, तो दोनों बातें हमें निभानी होगी। इस बीच आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि आप दोस्त तो चुन सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन पड़ोसी आप नहीं चुन सकते। तो यहाँ पर ये बड़ी बात कही गई है जयशंकर के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान को कह दिया है जैसा आप बोएंगे अब वैसा आप काटेंगे, जैसा व्यवहार आप भारत के साथ रखेंगे वैसा ही व्यवहार अब आगे आपके साथ किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल का उद्घाटन भी करेंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर भी रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये आज की अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है। कल का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज का भी जिक्र हम कर देते हैं कि आजकल क्या कुछ अपडेट रहने। बहरहाल चलिए फिर से बीते दिन पर चलते हैं और बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा था बीते दिन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की असम सरकार का बड़ा फैसला आया है। विधानसभा सत्र के दौरान जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी खत्म कर दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को बड़ी अहम जगह दी है। जुम्मे की नमाज पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला किया है। अब असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। दरअसल पहले क्या था कि शुक्रवार के दिन नमाज अता करने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दे दी जाती थी। कई संस्थान ऐसे थे जो पूरे दिन ही वहां पर छुट्टी घोषित की जाती थी, लेकिन अब उस छुट्टी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए स्पीकर और हमारे विधायकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है।
देखिए, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का ऐसा वक्त हुआ करता था जब मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाता था। अब उन्होंने यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ब्रिटिश युग के इस नियम को हटाने के लिए सभी विधायकों का उन्होंने समर्थन किया है। फिलहाल देखिए, ये बड़ी बात की गई है। असम हाउस स्क्रैप्स 3 hours ब्रेक यूज्ड फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। द असम लेजिस्लेटिव असेंबली फ्राइडे डिड अवे विद द provision in its rules of the procedures under which is the house used to be adjourned be the between 11 to 2 on Fridays, though the rules of the procedures did not explicitly mandatory, it was the enable Muslim MLAs। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, अब ऐसी कोई छुट्टी नहीं होगी। 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है, यानी कि अब आप जिस तरीके से हर रोज असेंबली चलती है, 7 दिन चलती है, सदन 7 दिन यूं ही चलेगा और ऐसे ही काम किया जाएगा जैसा कि किया था। ये ब्रिटिश शासन के वक्त हुआ करता था और ब्रिटिश शासन को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। इससे पहले देखिए, चूंकि असम में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, आपने देखा ही होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा के स्वर जो है बड़े ही अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जब उन्होंने ये बात का जिक्र किया तब भी सवालों के घेरे में हुआ। इससे पहले वो कह चुके हैं कि असम की अस्मिता को खराब कर रहे हैं बाहरी मुसलमान, उन पर नकेल कसी जाएगी और ये कहीं ना कहीं इस बात को निश्चित किया जाएगा कि मियाँ मुसलमान जो होते हैं, यानी कि बाहरी राज्यों के जो मुसलमान होते हैं, वो हमारे प्रदेश में आकर उपद्रव न फैला पाए। इस बात की श्योरिटी उन्होंने करी। बिल्कुल। और देखिए, साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि चाहे कितनी भी कोशिश वो कर ले, लाख हथकंडे अपना ले, लाख साजिशें रच ले, लेकिन असम हम मुस्लिमों को नहीं देने देंगे। अभी हाल ही में विधानसभा में भी एक बिल पारित किया गया है शादी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो हाल में कई फैसले ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय को देखते हुए यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। शादी का जो रजिस्ट्रेशन था, पहले वो काजी किया करते थे, अब वो भी पूरा नियम पूरी तरीके से खत्म यहाँ पर कर दिया गया है, बिल पारित कर दिया गया है और साफ कह दिया गया है कि शादी का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, ना केवल शादी का, डाइवोर्स का जो भी अब रजिस्ट्रेशन होने हैं, वो सारे गवर्नमेंट के हाथों होंगे। इसमें अब काजी का रोल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि असम में मुस्लिम समुदाय के लिए कई बड़े फैसले अब आगे आने वाले वक्त में भी लिए जा सकते हैं और बदलाव यहाँ पर किए जा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो असम का अस्तित्व है, जो खत्म अब धीरे धीरे होता जा रहा है, उसे हम अब खत्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल, असम की खूबसूरती जो हमेशा की तरह बनी हुई है, आगे भी बरकरार रखी जाएगी। बरगलाया गया, बरगला कर यदि शादी की गई किसी लड़की से, उस बाबत भी कानून बन गया है असम में। तो फिलहाल देखिए, असम को हर एक लहजे से यूँ कह सकते हैं कि ठीक करने की कोशिश की जा रही है हेमंत बिस्व शर्मा के लिए, और बेबाकी से वो इस बाबत फैसला ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। अप्रैल से जून के लिए भारत का जीडीपी डेटा सामने आया है। 6.7 रहा है भारत का विकास दर। आरबीआई के अनुमान से कम रहा है विकास दर। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। देश के केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% का अनुमान लगाया। आरबीआई ने एमपीसी बैठक के बाद कहा था कि अप्रैल जून 2024 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1 रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, हालांकि ये कम होकर 6.7% रही है। देखिए, आपको आंचल भी इस खबर तक पहुंचा रही, खबर दिखा रही हैं आप तक। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, at 6.7 ग्रोथ slid to the 5-quarter low in QI। तो देखिए, जीडीपी में ग्रोथ हुई है। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। कहा जा सकता है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है, भारत को विकसित बनाना है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो फिलहाल जो भारत की जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं सब से वाकिफ करवाते हैं कि अब जल्द ही जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, वो सब काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। एक वक्त वो आएगा, उसका इंतजार अब हमें एक लंबे वक्त के लिए नहीं करना पड़ेगा, जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि इंग्लिश, हिंदी हर अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है, चूंकि खबर आम जनता से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, आप और हमसे सरोकार रखती है। जरा समझ लेते हैं इस खबर को। पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने का हम जिक्र करते हैं तो 6.7% रही है जीडीपी की विकास दर।
अब देखिए, चुनाव की वजह से सरकारी खर्चे में कमी और कृषि का बेहतर प्रदर्शन नहीं होने से 15 महीनों में सबसे कम वृद्धि आंकी जा रही है। इस बात को नोटिस पॉइंट आउट किया जाना जरूरी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या कह रहे हैं, जरा इस बार ये भी समझ लीजिए। खरीफ की पैदावार पिछले साल से ज्यादा रहने की उम्मीद अब आगे वाले वक्त में होगी। यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि वर्तमान में कारोबार का सकारात्मक रुख है और निवेश में मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। बेहतर मानसून से खरीफ की पैदावार पिछले साल से आगे अधिक होने की उम्मीद है, जिसके ग्रामीण उसकी तेजी से मांग कर रहे थे। चुनाव की वजह से खर्चे से, यानी कि जो सरकारी खर्चे हैं उसमें कमी आई है और इसी को लेकर ये कहा गया है वृद्धि दर 5 महीने में सबसे कम है। हालांकि देखिए, अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। बात यह होती है कि आप चाहे वो कमी हो चाहे वो ज़्यादा हो, सस्टेनेबिलिटी यानी कि यदि ग्रोथ कम जा रही है, उस ग्रोथ को डेवलप करना है, उसको सस्टेन नहीं रहने देना है, उसको आगे बढ़ाना होगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की चुनौती बन जाती है। फिलहाल 5 महीने का है, थोड़ी बहुत यहाँ पर 19-20 की कमी देखी गई है, लेकिन इसे जल्दी सैल्यूट कर लिया जाएगा, यानी कि रेजोल्यूट कर लिया जाएगा, इसको जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। ऐसे जो तमाम सलाहकार हैं उनका यही कहना है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी है भारत के लिए, अगर देखा जाए, समझा जाए कि जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। 6.7% होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भारत के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि दीपिका, ये भी हमने देखा है कि एक वक्त वो भी हुआ करता था कि जब हम बिल्कुल ही लोअर स्टेज पर रहा करते थे। अब हमने धीरे धीरे मेहनत करके, भारत ने धीरे धीरे मेहनत करके ये अचीवमेंट हासिल की है, इसीलिए अच्छी खबर हो जाती है। आगे भी जो उतार चढ़ाव है उन सब से भले होंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में कि उतार चढ़ाव ना हो या फिर हम सीधे सीधे पहुंच जाए। कहीं पर भी अगर हमें पहुंचना है, हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य को हासिल करना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तमाम उतार चढ़ाव से होकर के ही हमें गुजरना पड़ता है। फिलहाल भी हमने देखा कि किस तरीके से हम नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं। अब आगे भी हम पहुंच पाए, उसके लिए भी तमाम चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो पूरी तरीके से एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। तैयारियां कर ली गई है कि अगर कोई भी चुनौती आती है तो उससे किस तरीके से निपटना है। देखिए, विकासशील हम देश हैं और हमारा मकसद विकसित होना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है। अप्स एंड डाउन फिलहाल चलते रहेंगे और यूं ही धीरे धीरे यही कह सकते हैं कि हम शने शने, यानी कि धीरे धीरे ये सही विकास की ओर अग्रसर हो ही रहे हैं और इसका लोहा न सिर्फ भारत बल्कि तमाम देश मानते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो उधर बीजेपी में शामिल हुए हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कहा कि आदिवासियों के बारे में सोचती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। अमर उजाला के साथ साथ तमाम अखबारों ने इस खबर को बड़ी अहम जगह दी है। दरअसल राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी की वर्तमान कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने और खुद को कथित रूप से अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए सोरेन ने जेएमएम से दशकों पुराना नाता अपना तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये बात उन्होंने कही है। देखिए, 2 दिन पहले झामुमो से, यानी कि जेएमएम से इस्तीफा दिया था और इस बाबत आपको बता दें कि यदि हम चंपई सोरेन को देखें, चंपई सोरेन जो है वो शिबू सोरेन के बराबर दर्जा रखते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जेल गए थे और जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को ही राज्य की कमान सौंपी गई थी, तब चंपई सोरेन ने इस बात को कह दिया था कि अब जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो मुझसे होते हुए ही लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, सुगबुगाहट तेज हो जाती है। सुगबुगाहट तेज होने के बाद में कहीं ना कहीं वापस से सत्ता संभाल लेते हैं और यही एक बड़ी वजह बनी थी चंपई सोरेन के गुस्से की, उनकी नाराजगी की। उन्होंने कहा कि देखिए, किस तरीके से मैंने अपना पूरा जीवन जेएमएम में लगा दिया और किस तरीके से मैं लगातार जेएमएम को अपना सब कुछ मानता था, लेकिन मुझे सिर्फ साइडलाइन किया गया। ये बड़ी बात थी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में साफ तौर पे आपको बता दें कि चंपई सोरेन का जो कद है वो काफ़ी ऊंचा कद माना जाता है। क्यों? क्योंकि 11 ऐसी सीटें जो सीधा सीधा वो प्रभाव रखते हैं। तमाम जो राजनीति है, ऐसा कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति है या आदिवासी वर्ग हैं, उसको सीधा सीधा वो साधते हैं। बीजेपी शायद इसी वजह से
उनको अब अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी है। बिल्कुल, और जब वो शामिल होने के लिए पहुंचे तो उन्होंने यही बयान दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आदिवासी समुदाय के लोगों के बारे में सोच रही है। कई फैसले लिए जा रहे हैं, उनके विकास के लिए फैसले लिए जा रहे हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम करूं। आदिवासी समाज के लिए वो फैसले जेएमएम में नहीं लिए जा रहे हैं, वो आज़ादी जो है वो जेएमएम में नहीं मिल रही है। इसी के साथ जेएमएम में मेरा भी अपमान हुआ है। जब मुसीबत पड़ी तो मुझे कमान दे दी गई, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं ना तो मुझसे राय ली जाती है, ना मुझसे बातचीत की जाती है, फैसला तुरंत ले लिया जाता है। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा गया था कि मैं सीएम फेस अब नहीं बनने वाला हूं, मैं फिर से सीएम नहीं बनूंगा। चंपई सोरेन जो है उन्होंने बखूबी मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने बेहद ही बखूबी ढंग से काम किया है, राज्य की कमान संभाली है, कई ऐसे फैसले लिए जो राज्य के हित में रहे हैं। तो हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है, जनता चंपई सोरेन को पसंद कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जेएमएम की कमान अब वही संभालेंगे जब तक झारखंड विधानसभा के दूसरे चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव में मैं सक्रिय रहूंगा, प्रचार करूंगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये नहीं पता। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक सीएम चंपई सोरेन ही रहने वाले। फिर अचानक से एक दिन फैसला आता है, पता चलता है कि कल तो शपथ ग्रहण है और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उस वक्त चंपई सोरेन की नाराजगी सीधे तौर पर उनके फेस से झलक रही थी, बयानों से भले ही ना झलकी हो, लेकिन फेस पर साफ तौर पर पता चल रहा था कि चंपई सोरेन नाराज है। जाहिर सी बात है। देखिए, तमाम 3-4 बड़ी बातें चंपई सोरेन ने कही हैं, उन बातों को भी जरा समझिए। चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा आदिवासियों की पहचान बचा सकती है, झारखंड के संथाल परगना में घुसपैठ को रोका जा सकता है। ये वो मुद्दा उठाया उन्होंने, किस तरीके से लगातार जो घुसपैठ हो रही है उसको बचाया जा सकता है भाजपा के द्वारा। अच्छा, अब इसमें देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जेएमएम में तो सुगबुगाहट है ही, चंपई सोरेन के जाने से उथल पुथल की स्थिति वहाँ बनी हुई है। क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा में जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, उनमें इस बात की सुगबुगाहट हो गई है कि चंपई सोरेन के आने से क्या वह बैकफुट में चले जाएंगे, और यदि बैकफुट में चले गए तो जाहिर सी बात है कि विरोध के स्वर जो हैं वो मुखर हो जाएंगे। अब भाजपा के लिए दोगुनी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि चंपई सोरेन इतना ऊंचा कद है, उनको कौन सा स्थान मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या वह सीएम का चेहरा बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। अपनों ना रूठ जाएं, इसका भी बीजेपी को पूरा खास ख्याल रखना होगा। इसके हालांकि बीजेपी ने अपने लिए तैयारियां जरूर कर ली होंगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। बिल्कुल, देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि आरजी कर कॉलेज में हुई घटना को लेकर के कोलकाता में प्रदर्शन लगातार जारी है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। ये दूसरी चिट्ठी थी जो लिखी गई थी ममता बनर्जी की तरफ से। और देखिए, ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा कि आपको 22 अगस्त को लिखा मेरा पत्र याद होगा, जिसमें लगातार बढ़ रही रेप की घटना को लेकर सख्त कानून बनाने पर जोर दिया गया था, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्रालय से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन मामले की गंभीरता के मद्देनजर ये नाराजगी काफी है। मुझे लगता है कि इस मामले की गंभीरता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि खुद भी ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने लगी थी। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि आप इस बाबत कानून बनाइए। 22 अगस्त को मैं चिट्ठी लिखी है आपको, लेकिन आपकी ओर से ही असंवेदनशीलता बरती गई है। तो फिलहाल देखिए, आरजी कर मामले को लेकर जो रेप हुआ, उसके बाद हत्या हुई, ट्रेनी डॉक्टर की सवालों के घेरे में ममता सरकार भी है। ममता सरकार का अपना एक अलग ही राग है। ममता सरकार ने खुद ही मैदान में उतर गई थी। उन्होंने सीबीआई से गुजारिश की थी, सीबीआई पे दबाव डालने की कोशिश की थी, जल्द से जल्द लोग पकड़े जाएं, जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं। तब सवाल खड़ा किया गया था। तो फिलहाल देखिए, ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार सवालों के घेरे में आ ही रही हैं, तो अब खुद ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। तो देखिए, ममता बनर्जी ने ये दूसरी चिट्ठी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है और सीधे तौर पर कहा है कि सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए।
ये दूसरी चिट्ठी थी। हालांकि पहले इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला। इस बात का जिक्र भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी इस चिट्ठी में करते हुए कहा है कि पहले जब मैंने चिट्ठी लिखी थी उसका भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला है, जो कि मुझे उम्मीद थी कि केंद्र से जवाब मिले। हालांकि महिला आयोग की तरफ से जरूर एक चिट्ठी आई और तमाम सवाल मुझसे पूछे गए हैं। उनका जवाब भी फिलहाल ममता बनर्जी ने दे दिया है। जैसा कि सवाल उनसे पूछा गया था कि कोई भी पॉक्सो कोर्ट पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो भी पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है। तो फिलहाल ममता बनर्जी ने इन सभी का जवाब दिया है कि आपको शायद जानकारी नहीं है, पश्चिम बंगाल में सभी कोर्ट बखूबी चल रहे हैं, बल्कि 28 या फिर 30 कोर्ट ऐसे भी हैं जिनके लिए अप्रूवल मांगा गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए भी अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा वो कोर्ट भी चालू हो जाएंगे। लेकिन मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट चालू है, आप आइए राज्य में देखिए कि किस किस कोर्ट में क्या कुछ काम हो रहा है सवाल उठाने से पहले। लेकिन जो मैंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गवर्नमेंट को, कि आप एक कानून लेकर आइए महिला की सुरक्षा के लिए, साथ ही आरोपी को सजा दीजिए। ना तो अब तक आरोपी को सजा हुई है, ना ही कानून को लेकर के कोई चर्चा हुई है, ना ही मेरी चिट्ठी का जवाब मिला है। देखिए, ममता बनर्जी इस वक्त में वो चिट्ठी की मांग कर रही हैं जब सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो विभत्स हादसे हैं वो उन्हीं के राज्य में हो रहे हैं। चाहे संदेश खाली का मसला हो, ये भी आपने देखा, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। और इसके बाद ट्रेनी नर्स के साथ जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई वो मामला सामने आया। ममता बनर्जी अपनी बगले झांक रही हैं, दूसरों पर इस वक्त आरोप लगा रही हैं। यहाँ तक कि जिस महिला की जिस ट्रेनी डॉक्टर की मृत्यु हुई है, मौत हुई है, उसकी मां ने भी ये कह दिया कितनी असंवेदनशील है ममता बनर्जी, उनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान होने का दुख शायद उनको नहीं पता है। तो फिलहाल देखिए, अपने आप को बचाने की पुरजोर कोशिश में इस वक्त ममता बनर्जी तमाम सरकार के साथ लगी हुई हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आपने अब तक क्या किया आपने अब तक, कि जब उस ट्रेनी छात्रा का शव मिला था, डॉक्टर का शव मिला था, तभी आपने ये घोषित कर दिया था कि उसने आत्महत्या की है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ पहुंच जाती है उस अस्पताल पर जिसकी आप सुरक्षा नहीं कर पाते। तो फिलहाल सवालों के घेरे में ममता बनर्जी सरकार है और अब ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जो महिला आयोग की तरफ से चिट्ठी लिख करके कोर्ट का सवाल किया गया तो उसमें ममता बनर्जी ने जानकारी दी है कि 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 62 पॉक्सो कोर्ट है जिनमें कि काम चल रहा है, सुनवाई वहां पर लगातार हो रही है। अब आप मुझे कानून के बारे में बताइए कि कानून पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। क्या राज्य सरकार के बारे में ही छोड़ दिया है कि राज्य सरकार ही फैसला लेगी? लेकिन जिस तरीके से ये कोर्ट काम कर रही है, जो फंडिंग का हम यहाँ पर जिक्र करें तो स्टेट फंडिंग अपनी तरफ से दे रहा है। मैंने सेंटर को इसको लेकर के बार बार चर्चा की मांग की है कि फंडिंग, कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं जहां पर फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं आई। आपने मेरे राज्य पर, मेरे काम पर सवाल उठा दिए, लेकिन एक बार आपने आकर के राज्य के हालात जानने की कोशिश नहीं की है। ये नहीं पूछा है कि बार बार मैं सेंटर में चिट्ठी लिख रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठी लिख रही हूँ, तमाम दिग्गजों के नाम में चिट्ठी लिख रही हूँ, उनके जवाब नहीं मिलते हैं, मुझे बुलाया नहीं जाता है चर्चा के लिए। फंडिंग को लेकर तो हमेशा जो रोना है ममता बनर्जी का, आपको याद होगा, हमेशा से ही रहा है फंडिंग को लेकर। कई मरतबा केंद्र सरकार के पास वो गुहार लेकर पहुंची हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। कई मरतबा आपने देखा भी होगा कि धरना प्रदर्शन सब किया है, अमित शाह से मुलाकात की। फंडिंग का ऐसा मुद्दा होता है ममता बनर्जी को जो उनको लगता है उनकी सरकार को दरकिनार किया गया। हालांकि आप देखिए ना, मानसून सत्र जारी हुआ, बजट जब जारी हुआ, तब भी ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए थे कि हमारे राज्य को आपने कुछ नहीं दिया है, आपने बिहार को दे दिया है, तमाम राज्यों को दे दिया। तब ये निर्मला सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमने एक एक राज्य को दिया। हाँ, हमने सभी को दिया, 2 राज्य हमने सामने जरूर बता दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल को हमने दरकिनार रख दिया। लेकिन अब इन तमाम मसलों के पीछे ममता बनर्जी अपनी गलती को नहीं छुपा सकती हैं, ये अब कहीं ना कहीं साफ हो गया है। चिट्ठी लिख रही हैं, आप सवाल पूछ रही हैं, ये लाजमी सी बात है, लेकिन क्या आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है? और यदि नहीं है तो आप स्वीकारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान से भारत को भेजा है न्योता, भारत ने नहीं लिया है अभी तक कोई फैसला। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि 15-16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ की बैठक में भारत लेने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें
कि एससीओ की बैठक में किस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, एससीओ की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, निमंत्रण जो है वो भेजे गए हैं। ये बैठक बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बैठक में जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचेंगे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। देखिए, इंडिया yet to take a decision on the Pak invite SCO meet। तो फिलहाल देखिए, ये खबर भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, एनबीटी की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से न्योता तो आया है, मगर पर डैश 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 और एक्सक्लेमेटरी साइन। विदेश मंत्रालय बोला, एससीओ समिट में पीएम मोदी के शामिल होने पर अभी साफ साफ कुछ कहा नहीं जा सकता। जयशंकर ने दिल्ली में एम्बेसडर राजीव सिकरी की किताब पे ये तमाम बड़ी बातें की, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। साफ तौर पे आपको बता दिया कि भारत ने साफ किया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता तो जरूर मिला है, लेकिन पीएम वहां जाएंगे या फिर नहीं, इसके लिए अभी स्पष्टता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि इस पर गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने कहा था कि 15-16 अक्टूबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले शासनाध्यक्षों को भेजे गए न्योतों में पीएम को भी भेजा गया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि पीएम मोदी सितंबर के पहले हफ्ते में ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। ये किसी भारतीय पीएम का ब्रुनेई का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा। ब्रुनेई भारत की ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक यात्रा का अहम पार्टनर है। तो फिलहाल देखिए, साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान से न्योता तो आया है, लेकिन हम उसे स्वीकारेंगे या फिर नहीं स्वीकारेंगे ये हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको याद होगा, पाकिस्तान में जब जब बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच देख लीजिए या फिर कोई भी बड़े प्रोग्राम्स देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो मेहमान हैं उनकी जान पर बनाती है। तमाम आपको क्रिकेट का तो पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल ही है किस तरीके से बड़े बड़े जब देश के क्रिकेटर्स वहाँ पहुँचते उन पर हमला कर दिया जाता है। और यही एक बड़ी वजह थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कह दिया गया कि देखिए, आपके यहाँ के जो मैच होंगे वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मैच आप कराएंगे तो यहाँ करवाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम कह दिया कि पाकिस्तान का न्योता तो आया है, मगर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, इसको लेकर पत्ते साफ नहीं किए भारत ने। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है दीपिका कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को न्योता मिला है, जबकि पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन समझता है। हर बार हमले किए जाते हैं और अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो भारत से दोस्ती करने के लिए मजबूर, और भारत जो है वो पाकिस्तान को लगातार जवाब देता है, मुंहतोड़ जवाब देता है। और फिलहाल एस जयशंकर के बयान की अब से थोड़ी देर पहले हम बात ही कर रहे थे कि दो टूक साफ कह दिया गया है कि अब तो पाकिस्तान के साथ बात करने का युग भी समाप्त हो चुका है। अब जिस तरीके से निमंत्रण मिला है, कहीं ना कहीं अगर एस जयशंकर के बयान को और इस निमंत्रण को ध्यान से देखें तो जवाब अपने आप में ही निकल करके सामने आ रहा है कि भारत की तरफ से इस निमंत्रण का क्या जवाब दिया जा सकता है। देखिए, हमेशा से क्या होता है ना आंचल, कथनी और करनी में अंतर होता है पाकिस्तान की। आप मुंह से कहते कुछ हैं लेकिन पीठ पीछे करते कुछ और हैं। ये इतिहास पाकिस्तान का रहा है। हमने हमेशा से ही आगे हाथ बढ़ाया। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से लेकर आज तक देखिए, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात की गई। मैत्री परियोजना की शुरुआत की गई है, हमने रेल चलाई है, हमने बसें चलाई हैं कि जिससे हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो। लेकिन पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को ही सर्व कर रहा है, आतंकवाद ही परोस रहा है। यानी कि हम आपकी भलाई चाहें और आप हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाएं, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए जयशंकर ने साफ कह दिया, जैसा आप जवाब देंगे, जैसा आप करेंगे, भारत वैसा आपको जवाब देगा, और इसके लिए आप तैयार रहिए।
बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है तो हम देख भी रहे हैं कि घाटी में आतंकी घटनाएं पूरी तरीके से बढ़ देखिए चुकी कितने बड़े बड़े जो हथियार मिले, पाकिस्तान का ही हथियार देखिए हथियार कैसे मिले थे अफगानिस्तान से, जो हथियार अफगानिस्तान जब चला गया था अफगानिस्तान से, यानी कि जब अमेरिका की फोर्स चली गई थी, जो हथियार छोड़ दिए गए थे वो हथियार तक हमें जम्मू कश्मीर मिले। वो जम्मू कश्मीर में कैसे आए, किसने सप्लाई किए? जाहिर सी बात है पाकिस्तान है। सवाल वही खड़ा होता है, वही हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा डिफरेंस रहा है। चलिए बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अयोध्या नहीं, अयोध्या की जमीन से प्यार है, व्यापार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान सामने आया। अयोध्या को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर तंज कसा है, करारा हमला बोलते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी के भू जमीन पार्टी बताते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ये लगाया है कि जो बीजेपी है वो अयोध्या की जनता से प्यार नहीं करती है, बल्कि अयोध्या की जमीन से वो प्यार करती है। अयोध्या की जमीन को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपनों को सस्ते दामों में खरीदवाया जाता है, सर्कल रेट बढ़ा करके मुनाफा कमाया जाता है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक भी कह दिया है कि बीजेपी ने अपने लालच में अयोध्या को नहीं छोड़ा है तो देश के दूसरे हिस्सों को तो खैर क्या ही बीजेपी छोड़ेगी, और फिलहाल देश के दूसरे हिस्सों का क्या ही हाल होगा। देखिए द हिंदू ने इस खबर को जगह दी, आपको खबर दिखा भी रहे थे, बीजेपीज अटैचमेंट टू अयोध्या ओनली फॉर द लैंड रिलेटेड ग्रीड। तो ये जो उनकी ग्रीड है, लालच है, उसकी वजह से ही कहा गया है कि देखिए बीजेपी लालची है। amid to the likelihood that the circle rate of the land in the Ayodhya will increase, जो circle rate है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ऑन द फ्राइडे alleged that the Bharatiya Janata Party यानी कि बीजेपी leaders bought the land at the low price in the temple town and the arranged to the increase the rates which when it was time to sell, यानी कि वो कम दामों पर तो ज़मीन खरीद लेते हैं और जब दाम ज़्यादा होंगे तो उसे बेच दिया जाएगा। He added it that the land of the Ayodhya itself has become a victim of BJP's bragging and the profiteer, यानी कि ये बीजेपी के लिए एक मुनाफे का सौदा है और इसको लेकर बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए अयोध्या को भी नहीं बख्शा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। तो देश के तमाम राज्यों को क्या छोड़ा जाएगा, ये अखिलेश यादव सीधे सीधे तंज करते नजर आ रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव का ऐसा बयान अयोध्या को लेकर पहली बार नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी पार्टी पर हमला तो बोलते ही है, साथ ही साथ अयोध्या का जब भी जिक्र आता है तो अयोध्या को लेकर कई बार वो बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा सीधा हमला बोल चुके हैं। और साफ तौर पर जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस वक्त भी हमने देखा कि अखिलेश यादव की हर रोज़ राम नगरी को लेकर, राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि भगवान की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपने संबंधियों को, अपने सगों को मुनाफा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनता की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण यहां पर बीजेपी करवा रही है, लेकिन जनता का नहीं सोचा जा रहा है। जनता को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है जिनकी जमीनों पर का जो जिक्र आप कर रही हैं तो उसमें साफ लिखा है, फार्मर्स नॉट हर्ड द alleged that the Vanshi farmers Ayodhya demanded increasing the circle rate. The government did not pay heed to the dam, but when the members of the BJP bought land at the cheap rates, then they increased it. When the BJP's greed did not spare Ayodhya's, it is the needless to say what they would be doing to the rest of the country एस्पिरेटर से, यानी कि आप तो कम चीज़ों बेच रहे हैं, वो यदि सर्कल रेट पे मांगते हैं आपसे तो आप उसको सर्कल रेट का दाम नहीं देते हैं और ये बड़ा आरोप भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में जनसंपर्क अभियान के दौरान मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया, कहा कि अच्छे स्कूल और अस्पताल सिर्फ केजरीवाल ही दे सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सुल्तानपुर माजरा में पद यात्रा के दौरान लोगों से कहा कि मेरा क्या कसूर था जो इन्होंने मुझे 1.5 साल तक जेल में रखा है, मैं स्कूल ही तो बनवा रहा था। उन्होंने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर था, वो बिजली के बिल 0 ही तो कर रहे थे। सीएम केजरीवाल को भ्रष्टाचार करना होता तो बिजली के बिल 0 क्यों करते, ये जनता से सवाल जो है मनीष सिसोदिया ने किया है। बिजली महंगी करके चोरी ना कर लेते। तो
तो तमाम सवाल हैं जो वहां पर जनता से करते हुए नजर आए हैं। जनता के बीच पहुंच करके तमाम सवाल कर रहे हैं और ये भी कहा जा सकता है कि इन सवालों से सीधा सीधा सरकार पर हमला। मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि 1.5 साल तक मुझे जेल में रखा, अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, मैंने तो अच्छे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली बिल माफ़ किए, पानी का बिल माफ़ किया, उसके बाद सजा क्या मिली? जेल। देखिए, इस वक्त आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की बात तो हमेशा से सामने करते ही आई है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया जो हैं इस वक्त लगातार पद यात्रा पर निकले हुए हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं, सभी से अपनी बात कह रहे हैं, सभी की बातें सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, शराब नीति कथित जो घोटाला हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, संजय सिंह बाहर हैं लेकिन अभी भी आरोपों के बीच में घिरे हुए हैं। मनीष सिसोदिया भी जमानत पर ही बाहर है। अब देखिए, यहाँ पर दोहरी चुनौती है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जाहिर सी बात है कि अब अपनी छवि को दुरुस्त करना होगा। ये हम पहले भी कई मर्तबा कह चुके हैं, अपनी पाक साफ छवि को अब जनता के बीच लेके जाना होगा और इसी काम में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। लूप होल क्या है, उनको सुधारने का काम किया जा रहा है। तमाम स्कूलों का वो दौरा कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि अपनी छवि को पाक साफ दिखाया जाए। ये दोहरी चुनौती थी, एक तो वो कि शराब नीति घोटाले से अपने आप को पार पाना, दूसरी ओर ये आम आदमी पार्टी के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं, जो जनता के बीच उनकी छवि है, उस छवि को वापस से पाक साफ किया जा सके। ये बार बार आपको बता दें, मनीष सिसोदिया सभी से कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ थी और किस तरीके से एक साथ चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि चुनाव हम अकेले अपने दम पर ही लड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अकाल तख्त ने शिरोमणि शासन में धार्मिक गड़बड़ियों के लिए सुखबीर बादल को जिम्मेदार ठहरा दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है अकाल तख्त ने, श्री अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को 2007 से 2017 तक उनकी पार्टी की सरकार के द्वारा गलतियों की और धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया। श्री अकाल तख्त ने अकाली दल के नेता को तनखैया करार दिया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी भी है। अकाल तख्त डिक्लेयर द सुखबीर गिल्टी ऑफ द रिलीजियस मिसकंडक्ट इन द एसडी रूट। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, पंजाब से जुड़ी हम इसे कह सकते हैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि अकाल तख्त ने शिरोमणि शासन में धार्मिक गड़बड़ियों के लिए सुखबीर सिंह बादल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये अपने आप बड़ी बात है। सुखबीर सिंह बादल जो कि लंबे वक्त तक बीजेपी के दामन को थामे हुए थे और अब उनको साफ तौर पर सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है। आंचल भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है श्री अकाल तख्त, इन्होंने शिरोमणि अकाली दल के ही अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को 2007 और 17 तक, यानी कि 7 से लेकर 17 तक उनकी पार्टी की सरकार के द्वारा की गई गलतियों, धार्मिक कदाचार का दोषी ठहरा दिया। तो देखिए, यहाँ पर उन्हें 10 साल के लिए, जो उनकी सरकार थी, 10 साल में जो भी कामकाज हुए, जो भी गड़बड़ियाँ हुई, गलतियाँ हुई, या फिर ये कहा जाए कि धार्मिक तरीके से ठेस जनता को पहुँचाई गई, तो उन तमाम चीज़ों पर फैसला लेते हुए उन्हें फिलहाल जो है वो जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। 10 साल की सजा अब उन्हें मिली है। 2007 से 2017 तक उनकी सरकार थी, उन्हीं की गलतियों के लिए, धार्मिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया है। बहरहाल चलो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर दोषी ठहरा दिया गया है, उसके साथ ही अब आगे जो जिक्र है वो 1984 दंगों का कर लेते हैं। 1984 के सिख दंगों में जगदीश टाइटलर के खिलाफ अब केस चलेगा। टाइटलर पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। दैनिक भास्कर के साथ साथ तमाम अखबार हैं जिन्होंने जगह दी है। दरअसल 1984 सिख दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। दिल्ली के कोर्ट में शुक्रवार को टाइटलर के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश भी दिया गया। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। जगदीश टाइटलर को लेकर के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले जो फैसला है वो टाल दिया गया था। अब कल फैसला आया है, दोषी करार दे दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि जगदीश टाइटलर पर अब केस चलेगा। देखिए, 1984 के गुरुद्वारा
पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा में मारे गए ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह की हत्या के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उनके पास मौजूद है। इसी के साथ टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 153A, 188, 149 आदि के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पेश किया था। कोर्ट ने आरोप तय करने के मामले में 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया था। देखिए, ये गंभीर आरोप जगदीश टाइटलर पे लगे थे। 1984 का दंगा जब हुआ था, यानी कि जब कह सकते हैं कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी को उन्हीं के जो गार्ड्स हैं उनको शूट किया गया था। उसके बाद से पूरे देश में दंगे फैले थे, जिसमें सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। टाइटलर पर आरोप लगा था कि उन्होंने 3 सिखों को बंद करके मार दिया है। इसके साथ ही पुलबंगश में गुरुद्वारे पर हमला भी किया है, ये भी एक गंभीर आरोप था। इस पूरे मामले को लेकर के अब जगदीश टाइटलर पर केस चलेगा। और देखिए, इन्हीं आरोपों के चलते जो जगदीश टाइटलर है वो कांग्रेस से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब भी जो भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें शामिल होना था, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हो पाए कंट्रोवर्सी की वजह से। अभी भी उन्हें इन तमाम आरोपों की वजह से फैसला, जो भी कई फैसले होते हैं या फिर शामिल हो रहा होता है कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, नहीं होना। कांग्रेस ने खुद भी उनसे किनारा कर लिया है। चलिए, इसी के साथ सुर्खियां अखबार की मैं आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ। आप बने रहिएगा।